दरकार था करार बुलाना पड़ा उसे, आवाज दी तो लौट के आना पड़ा उसे। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी देश में एक बार फिर से नई लहर उठाने जा रहे हैं। 14 तारीख से राहुल एक और यात्रा पर निकलने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 न कहकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। मैसेज साफ है कि कांग्रेस और राहुल गांधी अब न्याय से कम कुछ भी नहीं चाहते हैं। यह न्याय भारत के उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी न किसी वजह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय का शिकार हुए हैं। दरअसल बहुत सोच समझकर इस यात्रा का नाम रखा गया है, क्योंकि इसके नाम से ही उन तमाम अधिकारों की बात उठ जाती है जो संविधान में भारत के नागरिकों को दिए गए हैं और सत्ता की नाकामी या अनदेखी के कारण उन अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे सामने इसका ताजा उदाहरण राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा है। 22 जनवरी को बीजेपी की सरकार में किसी राष्ट्रीय पर्व की तरह राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जबकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और इसमें सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि वो किसी भी एक धर्म के लिए अपने झुकाव को न तो दिखाए, और भारत का कोई राजकीय धर्म तो आप जानते हैं है ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों और पंथों के लोगों को अपनी मान्यताओं के मुताबिक पूजा करने का अधिकार है। लेकिन इस वक्त देश में जो माहौल बन गया है और देश को अब जिस राह पर ले जाया जा रहा है वो सरासर संविधान विरोधी है। बीजेपी पूरे देश में यह ढिंढोरा पीट चुकी है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाने का वादा पूरा किया है, जबकि हकीकत यह है कि राम मंदिर मोदी सरकार के कारण नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण बन रहा है। बीजेपी के नेता इस हकीकत पर उसी तरह पर्दा डाले हुए हैं जैसे मोदी सब चंगा सी कहकर आम लोगों की तकलीफों पर पर्दा डाल देते हैं। बीजेपी की पर्दादारी की ये आदत पुरानी है दोस्तों। याद कीजिए आप, डोनाल्ड ट्रंप जब अहमदाबाद आए थे तो गरीबों की बस्तियों को पर्दे के पीछे छिपा दिया गया था, और पिछले साल G20 के वक्त भी दिल्ली में कदम कदम पर ऐसे ही पर्दे देखने को मिले थे। अपनी नाकामियों को पर्दे के पीछे छिपाने वाली बीजेपी ने इस समय लोगों की आंखों पर राम नाम का पर्दा डालने की मुहिम छेड़ी है। हालांकि विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के कुछ नेता और हिंदू साधु संत भी मोदी के इस कदम के विरोध में हैं। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनावों में राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की जितनी भी कोशिश कर ले, उसका यह दांव कामयाब नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के जो नई यात्रा के दांव ने अभी से असर दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्लोगन में कहा गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। मतलब साफ है कि यात्रा भले 20 मार्च को खत्म हो जाए, लेकिन न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। और अभी जो सियासी माहौल बन रहा है उसमें कांग्रेस के इस संघर्ष में इंडिया के बाकी दल भी साथ आने को तैयार हो चुके हैं। इंडिया की ये एकता और कांग्रेस के इरादे बता रहे हैं कि अब देश में राहुल गांधी के नाम पर एक नई लहर उठनी शुरू हो गई है, और इस लहर के आगे शायद मोदी लहर बेअसर नजर आए। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह कांग्रेस का यह नया आंदोलन बीजेपी को सत्ता की रेस में पछाड़ देगा, और यह भी समझेंगे कि क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता बना लेगी कांग्रेस। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं भारत न्याय यात्रा के पोस्टर और नारे के पीछे की ये कहानी। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो जारी कर दिया। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट भी किया कि इस बार न्याय होकर रहेगा, हर कमजोर को हक मिलके रहेगा, बराबरी का हक, रोजगार का हक, सम्मान का हक। 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हैशटैग भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। जैसा आप जानते हैं कि इस बार भारत जोड़ो में न्याय की लड़ाई कांग्रेस ने शुरू की है और इसीलिए नारा दिया है न्याय का हक मिलने तक, और ये बात यात्रा के लिए जारी लोगों में भी की गई है। इस लोगो के 2 हिस्से हैं जिस पर लिखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। लोगो के एक हिस्से में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लिखा गया है जो तिरंगे के रंग में है।
जबकि दूसरे हिस्से में नीले रंग से न्याय का हक और काले रंग से मिलने तक को रखा गया है। सफेद, हरा, भगवा, नीला और काला ये तमाम रंग कांग्रेस की सोच और रणनीति को बता रहे हैं। कांग्रेस की इस यात्रा में न्याय की बात किसी एक रंग के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर रंग के लिए होगी। मोदी युग के शुरू से ही एक देश, एक टैक्स, एक देश, एक चुनाव, एक देश, एक भाषा जैसी मुहिमें छेड़कर एकता का दिखावा कर भारत की विविधता को खत्म करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस हमेशा से बीजेपी की इस कोशिश का विरोध करते आई है, लेकिन अब कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने में अभी हफ्ते भर का वक्त बचा है, लेकिन यात्रा के शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ी मात दे दी है। आप जानते हैं कि पिछले साल मई के महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों की जान चली गई, महिलाओं और बच्चों पर ऐसे अत्याचार हुए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन मोदी अब तक न मणिपुर गए न वहां के सीएम को हटाया। मोदी मणिपुर में हो रहे अन्याय को नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो तो कभी राम मंदिर की तैयारी देख रहे हैं, तो कभी लक्षद्वीप में समुद्र किनारे फोटो शूट करवा रहे हैं और कभी गोताखोरी कर रहे हैं। देश के पीएम को एक अशांत राज्य में जाने की फुर्सत नहीं है, तो उनसे न्याय की उम्मीद कैसे रखी जाए? इसी सवाल को लेकर कांग्रेस मणिपुर से ही न्याय यात्रा निकाल रही है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले देश को बीजेपी की नाकामी की तस्वीर कांग्रेस दिखाने वाली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस यात्रा का लोगो जारी होने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस यात्रा की शुरुआत हिंसा से प्रभावित मणिपुर की राजधानी इंफाल से होगी। इस मार्च का कुल रूट 6,700 किलोमीटर लंबा होगा। ये 66 दिनों का सफर होगा और हर दिन 2 बार राहुल गांधी का संबोधन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, लेकिन रात दिन मोदी जी कभी समंदर में जाकर या स्विमिंग करने का फोटो सेशन करते हैं, तो कभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाकर फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरल में निकाल लेते हैं तो कभी मुंबई में जाकर निकाल लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा कि पीएम मोदी हर जगह जाकर नए नए अपने वस्त्र पहनकर फोटो खिंचाते हैं, ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जहां ठंड में लोगों की जान जा रही है, वहां उनका हालचाल पूछने के लिए नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप जाकर पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? कांग्रेस अध्यक्ष के ये सवाल बीजेपी के लिए काफी असुविधाजनक हैं, खासकर तब जबकि बीजेपी मोदी को भारत भाग्य विधाता के तौर पर पेश करने में लगी हुई है। लक्षद्वीप में मोदी का जो फोटो शूट हुआ है वो बीजेपी की उसी जुमलेबाजी की तरह है जिसमें कभी देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के दावे किए जाते हैं, कभी 2 करोड़ रोजगार की बात होती है, तो कभी सबको पक्के मकान का दावा किया जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी शासन में हजारों करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा, पीएम के लिए नए हवाई जहाज, नई गाड़ी और राम मंदिर जैसे निर्माण में खर्च हो जाते हैं और 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा किया जाता है। अन्याय किसी एक स्तर पर नहीं हो रहा है, बल्कि नौकरी, व्यापार, शिक्षा, खेती, स्वास्थ्य, धर्म, जाति अनेक स्तरों पर हो रहा है। हर तरह से गैर बराबरी बढ़ रही है और इसे दूर करने की जगह मोदी खुद को राम मंदिर के निर्माता के तौर पर पेश करने में लगे हुए हैं। बीजेपी को गुमान है कि इसका फायदा उसे चुनाव में मिल सकता है। मीडिया भी दिन रात राम मंदिर की खूबियां गिना रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है। हकीकत ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी को राम मंदिर के कारण अधिक वोट मिल जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, बल्कि चुनावी गणित कुछ और ही कह रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। पिछले साल जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे, उस समय मोदी ने बजरंगबली के नाम पर बीजेपी के लिए वोट देने का पासा फेंका था। बीजेपी को यकीन था कि इस पासे से बाजी पलट जाएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि मोदी का पैंतरा बेकार हो गया। लोगों ने बजरंगबली नहीं बल्कि कांग्रेस की गारंटियों पर उसे सत्ता में बिठाया और जिन लोगों को धर्म के नाम पर वोट देना था, उन्होंने हमेशा की तरह बीजेपी को ही वोट दिया। इस बार भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। मीडिया तो 24 घंटे के कवरेज से माहौल बना रहा है कि राम मंदिर मोदी का मास्टर स्ट्रोक है और इसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन मोदी की हार या जीत केवल राम मंदिर से तय नहीं होगी, और भी कई पैमाने होंगे जिन पर जनता मोदी को परखेगी।
बाकी 33 से 40% लोग जिन्होंने हिंदुत्व, मंदिर और हिंदू को जगाने के नाम पर 2014 और 2019 में मोदी को ही वोट दिया था, वो इस बार भी मोदी को ही वोट देंगे, इसकी प्रबल संभावना है। लेकिन असली बाजी तो 60 से 70% मतदाता बदल सकते हैं, जो इन 10 सालों में नोटबंदी, लॉकडाउन, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों, सीएए, एनआरसी, किसान आंदोलन, ड्राइवर आंदोलन, भीड़ की हिंसा, इन सब का शिकार हुए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है। विपक्ष को इन्हीं 60-70% वोटर्स को अपने पाले में लेना है, फिर बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी। वैसे भी राम मंदिर निर्माण का श्रेय जिस तरह मोदी ले रहे हैं और इसके उद्घाटन में भी पूरी लाइमलाइट वही ले रहे हैं, ये बात खुद बीजेपी वालों को पसंद नहीं आ रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो मोदी के खिलाफ ट्वीट ही कर दिया है कि मोदी के अधिकांश कार्य हिंदू मंदिरों के खिलाफ हैं। यहां तक कि राम मंदिर मामले में भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने ज्ञानवापी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कई अन्य मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया। उन्होंने उत्तराखंड के मंदिरों को राज्य द्वारा अपने अधिकार में लेने का आदेश दिया था। पंढरपुर में भी ऐसा ही है। रावण, तो स्वामी ने अपने ट्वीट में सवालिया निशान के साथ रावण भी लिख दिया है। यानी स्वामी ने इशारों में मोदी की तुलना राम के शत्रु से कर दी है। तो राम मंदिर पर मोदी का विरोध बीजेपी के लिए चेतावनी है कि अगर वो इसी मुद्दे पर चुनाव के दौरान चिपकी रही तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। और राम मंदिर के उद्घाटन से 10 दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो ही जाएगी, तो तय है कि इसके असर से बीजेपी बच नहीं पाएगी। आपको बता दूं कि 6700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुल 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें 110 जिले और करीब 100 लोकसभा सीटें कवर होंगी। मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 15 राज्यों से यात्रा गुजरेगी, जिनमें लोकसभा की कुल 357 सीटें हैं। यानी लोकसभा में बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से 85 सीटें ज्यादा इन राज्यों के हैं। इन राज्यों में अगर आधी सीटों पर भी कांग्रेस या इंडिया के बाकी दलों का कब्जा हो जाता है, तो फिर बहुमत हासिल करने की कसर दक्षिण के राज्यों से पूरी हो सकती है। भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से शुरू होकर उत्तर में खत्म हुई थी, आपको याद होगा, और इस यात्रा के बाद से लगातार दक्षिण में कांग्रेस मजबूत हुई है। तो इस बार भी काफी उम्मीदें हैं कि न्याय यात्रा से पूर्वी, उत्तर और पश्चिमी भारत में कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी होगी। बेशक पिछले चुनावों में इन राज्यों में कांग्रेस की हालत खस्ता रही है, लेकिन तब से लेकर अब तक, गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र तक सारी नदियों में काफी पानी बह गया है। ये चुनाव ऐसे वक्त हो रहे हैं जब कोरोना से लेकर चीन और मणिपुर तक मोदी की नाकामियों से देश के पन्ने भरे हुए हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी कामयाबी की नई इबारत लिखने के लिए निकल पड़े हैं। देखना यही है कि जिन लोगों के लिए न्याय की लड़ाई का बीड़ा राहुल गांधी ने उठाया है, वो इसमें कितना साथ देते हैं। खैर, शायर उमैर नजमी ने ठीक ही फरमाया है कि ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे। ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे। बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।